1919 का एक्ट, और उसके बाद जो अगला एक्ट आता है वो 1935 का एक्ट होता है, ठीक है ना, 1935 का। तो पहली चीज आपने ये देखी कि 1919 के बाद अगला जो एक्ट आया वो आता है 1935, ठीक है, 1935 का एक्ट। एक बार सवाल ये आ चुका है कि सबसे कम समय तक चलने वाला एक्ट कौन सा था, ठीक है, 1909 और उसके बाद 1919। तो 1909 का एक्ट सबसे कम समय तक चलने वाला था, ठीक है। वॉइस थोड़ी कम है क्या? वॉइस कम आ रही है? एक बार बताओ, वॉइस कम आ रही है, स्लो है, ठीक है, वॉइस को थोड़ा सा बढ़ाइएगा। हाँ, एक सेकंड, और लोग भी बताओ, वॉइस थोड़ा सा बढ़ानी है, थोड़ा सा वॉइस कम आ रही है। करवा दिया है बेटा तमन्ना, मैंने करवा दिया है। ट्यूसडे से 10 बजे की क्लास ही हो गई है ना, ट्यूसडे से 10 बजे की क्लास है। नो प्रॉब्लम, कुछ कह रहे हैं कि प्रॉब्लम है? चलो हम अपने एंड से एक बार देख लिया, इधर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वॉइस का कोई प्रॉब्लम है अगर तो आपको उसका जो है ना उसको रिफ्रेश कर लेना चाहिए। ओके, तो 1909 के एक्ट के बाद अगला एक्ट आया 1935 का एक्ट, और ये कहां से निकला हम इसको भी समझ चुके हैं। एक हो गया, प्रक्रिया शुरू हुई साइमन कमीशन से, याद है तुमको, साइमन कमीशन से। दूसरी जो प्रक्रिया है वो चली गई गोलमेज सम्मेलन तक। तो साइमन कमीशन और गोलमेज सम्मेलन से होते हुए 1935 का एक्ट आ गया। देखो ये जो अंग्रेजों के बीच प्रदीप फिक्की क्या है ये अभी कैसे समझा दूं, जब तक मैं फिक्की पे बात नहीं करूंगा बच्चे, ठीक है। तो फिक्की अभी रुक जाओ, तुम कुछ समझना चाह रहे हो, अचानक से क्लास में आउट ऑफ कंटेक्स्ट हम लोग जाएंगे तो फ्लो टूट जाएगा, ठीक है। चल वो सब समझ में आएगा, इक्की फिक्की सब समझ में आ जाएगा, रुक जाओ, सारी क्लासेस तो खत्म होने दो, जो बचेगा आखिरी 1-2 क्लास में समझा देंगे, कुछ नहीं बचेगा। 1935 का एक्ट ये बन गया। मैं क्या कह रहा था, अंग्रेजों के बीच में और हमारा स्वतंत्रता संग्राम, इनके बीच में टग ऑफ वॉर चल रहा है, रस्सा कशी का खेल सुना है? रस्सा कशी खेला भी होगा, एक तरफ से हमारा स्वतंत्रता संग्राम छीन रहा है, खींच रहा है, और दूसरी तरफ से अंग्रेज खींच रहे हैं। तो कभी आते आते दोनों के दोनों रस्सी में क्या होता है, रस्सी और आप आगे से पकड़ना शुरू कर देते, दोनों लोग दूर दूर से रस्सी पकड़े हुए थे। 1935 तक आते आते दोनों एकदम मिडिल पॉइंट पर आकर रस्सी पकड़ के खींच रहे हैं, यानी फर्क खत्म होता चला जाए। 1935 के एक्ट ने क्या किया कि जो यहां पे डायरकी का सिस्टम था उसको खत्म कर दिया, यानी राज्यों के अंदर जो आरक्षित और हस्तांतरित विषय में तोड़ दिया था, बहुत बार समझा चुका हूं इसलिए उधर जाऊंगा नहीं, उसको खत्म कर दिया। और हुआ क्या कि इसे हम एक तरह से अर्ध स्वतंत्रता मान सकते हैं। अर्ध स्वतंत्रता क्या हुई, केंद्र और राज्य, ठीक है, दो होते हैं हमारे आज भी, केंद्र और राज्य, दो राजनीतिक जो है कहीं की व्यवस्थाएं अगर हम देखें तो एक ही राजनीतिक व्यवस्था के अंदर केंद्र भी और राज्य भी। ये जो है अभी भी ब्रिटिश क्राउन के अधीन बना रहेगा, यहां अभी भी अंग्रेज बने रहेंगे, लेकिन अंग्रेज अब ये समझ गए कि थोड़ा थोड़ा भारतीयों को कुछ ऐसा हमें दे देना चाहिए जिससे ये संतुष्ट हो जाए, ठीक है ना, संतुष्ट हो जाए। तो ये जो चीज है 1935 के एक्ट में दिखाई पड़ती, क्या हुआ, पूरी तरह चुनाव आधारित मंत्रालयों के अधीन। क्या हुआ, स्टेट में चुनाव लड़िए, यहां भी क्या है, यहां संघ का एक प्रस्ताव है, अभी बताएंगे आपको, लेकिन संघ का प्रस्ताव इंप्लीमेंट नहीं होता, राज्य के अंदर वो इंप्लीमेंटेशन हो जाता है, स्टेट इंप्लीमेंट करता है। राज्य में क्या हुआ, पूरी तरह चुनाव आधारित मंत्रालय बन गए, आप चुनाव लड़िए और चुनाव लड़ने के बाद जो पार्टी जीतेगी वो सरकार बनाएगी। अगर कोई भी पूर्ण बहुमत नहीं हासिल कर पाएगा तो क्या करेगा, गठबंधन सरकार बनाएगा, जैसे आज व्यवस्था चलती है, पूरी तरह से चुनाव आधारित व्यवस्था, ठीक है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है आयाम है 1935 के एक्ट का। तो यहां पर ये क्या कह रहे कि एक संघ होगा, लेकिन संघ जो है वो किसके अधीन होगा, अधीन वो ब्रिटिश क्राउन के ही होगा, ब्रिटिश क्राउन के होगा। लेकिन यहां पर पूरी तरीके से जीते हुए जो पार्टियां हैं वो अपनी सरकार बनाएंगी, बस गवर्नर जो है वो अब सम्राट का प्रतिनिधि है, गवर्नर अब सम्राट का प्रतिनिधि है, वायसराय का नहीं, यानी इनका कंट्रोल यहां पर राज्य पर घट गया, हालांकि क्राउन का बना रहा। तो इसे क्या कहेंगे, आधी आजादी तो दे दी राज्य में, तो अब जो लड़ेगा जीतेगा वो सरकार बनाएगा। तो एक बहुत महत्वपूर्ण ये कदम है, जरा लिखो, हेडिंग डालो, मेन हेडिंग है 1935 का भारतीय परिषद अधिनियम, 1935 का भारतीय परिषद अधिनियम। पहला पॉइंट लिखो, बैकग्राउंड हम लोग सब समझ चुके हैं, मैं उस बैकग्राउंड में वापस नहीं जा रहा हूं, ठीक है, इसे लिखो। पहला पॉइंट, प्रांतीय स्वशासन, ठीक है, प्रांतीय स्वशासन की दृष्टि से 1935 का एक्ट अत्यंत महत्वपूर्ण है,
1935 का एक्ट अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब देखो अगला पॉइंट लिखो। साइमन कमीशन की रिपोर्ट 1930 में प्रकाशित हुई थी। साइमन कमीशन की रिपोर्ट 1930 में प्रकाशित हुई थी, कल भी लिखा था लेकिन एक फ्लो के लिए यहां भी लिख लो। 1930 में प्रकाशित हुई थी, पूर्णविराम। उस पर चर्चा करने के लिए गोलमेज सम्मेलनों का, उस पर चर्चा करने के लिए गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया गया। तृतीय एवं अंतिम गोलमेज सम्मेलन में तृतीय एवं अंतिम गोलमेज सम्मेलन में लॉर्ड लिनलिथगो समिति का गठन हुआ। इंपॉर्टेंट सवाल आ गया, लिनलिथगो समिति का संबंध निम्न में से किससे है? अगला लिखो, अगला पॉइंट। 1933 में भावी संविधान, भारत के भावी संविधान, 1933 में भारत के भावी संविधान पर चर्चा हेतु एक श्वेत पत्र जारी हुआ। श्वेत पत्र क्या होता है जानते हो? कोई भी कमेटी बनी, कोई भी मामला उठा, उस पर मांग की जाती है कि आप एक श्वेत पत्र जारी कर दीजिए। श्वेत पत्र दो चीजें, सरकार की समझ क्या है ये बताइए, और उस पर चर्चा के लिए तैयार रहिए। ठीक है ना, श्वेत पत्र। तो श्वेत पत्र एक टेक्निकल टर्म है जो सरकार जो है अपनी किसी भावी नीति पर सार्वजनिक चर्चा हेतु बनाती है, जिसमें कुछ छुपाया ना जाए। ठीक है, 1933 में श्वेत पत्र जारी हुआ, जिस पर ब्रिटिश संसद में जोरदार चर्चा हुई और 1935 में यह एक्ट पारित कर दिया गया। 1935 में यह एक्ट पारित कर दिया गया। अब देखो इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है। 35 में यह एक्ट पारित हो गया, इंप्लीमेंट कब होगा इस पर सवाल आ सकता है। ठीक है, इसलिए अगला पॉइंट लिखो। लॉर्ड लिनलिथगो जब भारत के वायसराय बने, उनको पुरस्कार दिया गया भाई कि भाई तुमने बहुत अच्छा बनाया ड्राफ्ट, तुम ही जाओ। लॉर्ड लिनलिथगो जब भारत के वायसराय बने, उसके बाद 1 अप्रैल 1937 को यह एक्ट भारत में लागू हो गया। 1937 में लागू हुआ। ठीक है, इसका ध्यान रखना कि चर्चा पहले से शुरू हो गई, यहां ये होगा वो होगा, बहुत सारी कहानियां बनने लगी। 37 में 1 अप्रैल से वो लागू हो गया। ठीक है ना, अब इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज, 35 का जो है ये क्या कर रहा है, प्रांतीय स्वायत्तता, ये क्या लेके आया, चुनावी प्रणाली। तो अगला पॉइंट लिखो, 1935 के एक्ट ने भारत में 1935 के एक्ट ने भारत में चुनाव प्रणाली को लागू किया और 26 जनवरी 1950, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही घुमाएगी यूपीएससी। 26 जनवरी 1950 क्या हुआ था? 26 जनवरी 1950 हमने संविधान को आत्मार्पित किया था, अंगीकार किया था ना, हमारा गणतंत्र दिवस ना। और अंततः 26 जनवरी 1950 को उन्मूलन का मतलब उखाड़ फेंकना या हटा देना। 1950 को इसका उन्मूलन होने तक, इंपॉर्टेंट सवाल है यहां पर, बिल्कुल होने तक भारत में इसी एक्ट के आधार पर चुनाव हुए। ये चुनाव और भी होगा, 37 में चुनाव होगा भी, और फिर 46 में भी चुनाव होगा। ठीक है, भारत में इसी एक्ट के आधार पर चुनाव होते रहे। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है जो इससे जुड़ा हुआ, जहां से प्रीलिम्स का सवाल उठेगा। लिखो, इस एक्ट ने 1858 के तहत स्थापित भारत
परिषद, भारत परिषद को समाप्त कर दिया। ठीक है, भारत परिषद को समाप्त कर दिया। अब आओ इसको जरा देख लो, हमने क्या कहा, एक तरफ दिया केंद्र, केंद्र और दूसरी तरफ प्रांत। तो सबसे पहले बात हम करेंगे एक केंद्रीय व्यवस्था की। तो केंद्र में क्या व्यवस्था की जा रही है इसको देख लेना है। इन्होंने क्या कहा कि एक संघ का निर्माण करेंगे। संघ क्या है, ये केंद्र है, ठीक है, ये संघ या केंद्र है। और इस संघ और केंद्र के अंदर देखो क्या क्या है, ब्रिटिश भारत और रजवाड़े दोनों। तो यहां इन्होंने क्या किया कि केंद्र में उठा करके दोनों को शामिल कर दिया। ब्रिटिश भारत, ब्रिटिश भारत, ब्रिटिश भारत का मतलब क्या था, जो सीधे क्राउन के अंतर्गत जो इलाका आता था, और दूसरे रजवाड़े या जिनको भारतीय रियासतें, राजा महाराजाओं के मामले थे। तो वहां पर ये बैलेंस करने के लिए इन्होंने क्या किया, दोनों को संघ में कहा कि हम इनका भी रिप्रेजेंटेशन और इनका भी रिप्रेजेंटेशन, यानी भारत का एक और एकीकरण यहां पर कर दिया। अभी तक क्या है, रजवाड़े चैम्बर ऑफ प्रिंसेस वगैरह में है, लेकिन सीधे तौर पर किसी चुनावी व्यवस्था में नहीं है। अब रजवाड़े भी चुनाव व्यवस्था में आ गए। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर क्या हुआ, दूसरी बहुत महत्वपूर्ण चीज क्या हुई, इसके पहले भी हम लोगों ने देखा, स्वराज पार्टी का याद है ना आपको, स्वराज पार्टी चुनाव लड़ती थी। तो चुनाव इसके पहले हो रहे थे, लेकिन इतने व्यापक स्तर पर नहीं हो रहे थे और ना उनसे सीधे तौर पर सरकार बन रही थी। पहले केवल 3% लोग वोट दे रहे थे और अब हो गए 14%, 11% की वृद्धि है। ठीक है, 11% की वृद्धि है, 3% से 14%। तो दूसरा महत्वपूर्ण जो मामला है वो क्या हो गया हमारा, मताधिकार का। इन्होंने ये भी कहा कि हम अब भारत को गणतंत्र का दर्जा देते हैं। कभी भी जो केंद्रीय व्यवस्था है उसको संघ कहा जाता है या संघीय व्यवस्था कहा जाता है। ठीक है, इंग्लिश में इसी को फेडरेशन कहा जाता है, फेडरेशन। फेडरेशन पर या 1935 के एक्ट के आधार पर एक जो पीवाईक्यू बनेगा वो क्या बन सकता है कि स्टेटमेंट्स दे दे कि इनमें से क्या सत्य नहीं है, तो गणतंत्र का दर्जा दिया है ये सत्य है। तो आखिरकार 1935 का एक्ट अगर आपको मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझना है तो 1935 का जो एक्ट है वो भारत को गणतंत्र बना दे रहा है, गणतंत्र, जिसमें ब्रिटिश भारत के और रजवाड़े दोनों शामिल हैं। 14% मताधिकार हो गया है, लेकिन मताधिकार का आधार क्या है, फर्क समझो। आज मताधिकार क्या है, तुम 18 साल के हुए, वोटर आईडी बनवा ली और वोट दोगे, पढ़े लिखे हो चाहे पढ़े लिखे नहीं हो। ठीक है, संपत्ति है चाहे संपत्ति नहीं है, टैक्स पेइंग क्लास हो या टैक्स पेइंग क्लास नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता हमारी सरकार को, क्योंकि सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार है। अब ना सब 18 के ऊपर के सब, पहले ये 21 हुआ करती थी, राजीव गांधी ने इसको 18 कर दिया, 18 के हुए नहीं वोट देने का अधिकार आ गया, ठप्पा मारने का। लेकिन अभी जो ये 14% मताधिकार है, संपत्ति, शिक्षा और कर के आधार पर। एक निश्चित संपत्ति है, उसके आधार पर कि इससे ज्यादा संपत्ति है तो वोट दे सकते हो, इतना पढ़े हो तो वोट दे सकते हो, इतना टैक्स देते हो तो वोट दे सकते हो, बाकी लोग वोट नहीं दे सकते। तो ध्यान क्या रखना है कि ये चुनाव हो रहे हैं, लेकिन चुनाव का फ्रेंचाइजी बहुत लिमिटेड है, चुनाव में वोट बहुत कम लोग दे रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट समझना कि 86% वोट नहीं ही दे रहे। ठीक, ये चीज। फिर क्या है, बाकी सबका तो आप चुनाव कर रहे हो, ब्रिटिश भारत में होगा चुनाव और रजवाड़ों का होगा मनोनयन। चुनकर आ गए मान लो लोग, और ऊपर केंद्र में आप रजवाड़े जो हैं उनका मनोनयन करोगे, तो एक से एक खूसट राजा जो अंग्रेजों के तलवे चाटता है उसको आप ले आओगे, वही तो होगा ना, वही होने वाला है। तो फेडरेशन पे विवाद ये जरूर रहा कि भाई रजवाड़े। फिर क्या कहा कि केंद्र में सरकार बनाओ, संघ में सरकार बनाओ, लेकिन रक्षा और विदेश मामले ये जो सरकार होगी संघ की सरकार, उसके अधिकार में नहीं रहेंगे। ठीक है, फिर क्या हुआ, वायसराय को कई सारे मामलों में दे दिया गया वीटो पावर। वीटो पावर हमको मालूम है क्या होता है, तुम घर में हो, घर में भाई बहन, ठीक है, मम्मी पापा सब लोग बैठे, कोई प्लान बना, कोई डिसीजन हो रहा है, घर में मान लो आइडियली 4 लोग हैं, तो भाई बहन एक तरफ, मम्मी भी भाई बहन मतलब बच्चों की तरफ, और ये हो गया कि भाई ठीक है ये प्लान हम सब लोग चाहते हो जाए। पापा ने कहा नहीं, तो सबने कहा कि अरे पापा ने मना कर दिया। पापा ने क्या किया, वीटो। भाई पापा ही ना पैसा देंगे, पापा का मतलब यहां पापा मैं कह रहा हूं, लेकिन मम्मी के पास भी पैसा हो सकता है, लेकिन मैं केवल मुखिया की बात कर रहा हूं, तो उनके हाथ में वीटो पावर है। तो कई सारे मामले ऐसे हैं जिस पर वायसराय को बहुत ताकत है, अगर वो चाहे तो मना कर दे, वीटो पावर है उसके पास। यानी कि नियंत्रण अभी भी किसका बना हुआ है, संघ पर। संघ पर नियंत्रण क्राउन और वायसराय का बना हुआ है। कांग्रेस ने कहा कि यही बात गड़बड़ है, और यही जब बात गड़बड़ है तो ये जो फेडरेशन का इशू है या संघ का इशू है, ये केवल कागज पर रह गया, संघ कभी बन नहीं पाया, उसका कभी निर्माण नहीं हो पाया। ये बात आपको ध्यान रखनी। तो ये केंद्रीय व्यवस्था, यानी जो हम बात कर रहे थे कि जो केंद्र में ये व्यवस्था है संघ की, वो हम लोगों ने देख ली कि क्या व्यवस्था हुआ करती थी। ठीक है, अब देखो जो ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण, वो है प्रांतीय व्यवस्था, यानी राज्यों के भीतर या प्रांत के अंदर जो व्यवस्था है वो क्या होने वाली है। पहली चीज क्या लिखी है, स्वायत्तता।
स्वायत्त। स्वायत्त का मतलब होता है इंग्लिश में इसको ऑटोनॉमी कहते हैं, यानी इस पर कोई जो है किसी अन्य का नियंत्रण नहीं। हाँ, इसको लिखो बेटा, लिखना शुरू करो, टाइम दे दूंगा आखिर में, लेकिन अभी समझ लो पहले, फिर लिख लेना, मैं टाइम दे दूंगा। स्वायत्तता का मतलब वो ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब है कि आप हम पर कोई रोक नहीं लगा सकते। तो प्रांतों में स्वायत्तता आ गई। दूसरी चीज, जब स्वायत्तता आ गई तो डायरकी का सिद्धांत समाप्त हो गया। हमने क्या बताया था, 1919 का एक्ट क्या लाया, डायरकी लाया ना राज्य के अंदर। डायरकी क्या थी ये भी तुमको याद है, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। याद है ना सबको, सब कुछ याद है, मुझे पता है, सब कहानी याद है कि वहां पर डायरकी आई, उस डायरकी को उखाड़ फेंका। साइमन कमीशन भी यही कह रहा था और उसने भी रिपोर्ट में कहा कि डायरकी खत्म करो। ठीक है, तो एक तरीके से क्या हुआ कि जो प्रांत की सरकार है वो केंद्र में बैठा गवर्नर जनरल और लंदन में बैठे भारत सचिव के नियंत्रण से मुक्त हो गया। बाईकामरल या द्विसदनीय जो है सदन बनाया गया। ठीक है, द्विसदनीय व्यवस्था, ऊपर केंद्र में भी द्विसदनीय थी, यहां भी द्विसदनीय व्यवस्था। इसकी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये लागू हो सका। संघ वाला सिस्टम तो लागू हो ही नहीं पाया, ये लागू हुआ। ठीक है, मैंने अभी बताया था कि गवर्नर जनरल और भारत सचिव के नियंत्रण से राज्यों की सरकारें हो गई मुक्त, और ये जो गवर्नर अब राज्य के अंदर है वो क्राउन का प्रतिनिधि बन गया। इस बात को थोड़ा सा समझ लेना। यहां पर ये देखो, अभी तक क्या है, क्राउन, क्राउन के नीचे भारत सचिव, भारत सचिव के नीचे वायसराय, और वायसराय के नीचे भारत या भारत के लोग। ये व्यवस्था है। इस व्यवस्था को, ये पहले की व्यवस्था है। अब क्या हुआ कि इस व्यवस्था के तहत सीधे तौर पर ये जो राज्य है, भारत और उसके नीचे राज्य, ठीक है ना, ये जो राज्य है सीधे क्राउन के प्रतिनिधि बनेंगे। ऐसे समझो कि जैसे ब्रिटेन के अंदर बहुत सारे राज्य होंगे, उन राज्यों का जो सांकेतिक प्रधान होगा, यानी गवर्नर या जिसे राज्यपाल कहते हो, वो किसका प्रतिनिधि हुआ, अभी राष्ट्रपति का प्रतिनिधि, राष्ट्रपति का ना, भारत में राष्ट्रपति का प्रतिनिधि हुआ। उसी तरीके से सब क्राउन के प्रतिनिधि। तो भारत अब उसके जो राज्य है एक तरीके से क्राउन के राज्य बन गए। इनके बीच के नियंत्रण से उनको मुक्त कर दिया गया। सबसे महत्वपूर्ण बात, शासन प्रशासन के हर विभाग पर नियंत्रण कर दिया गया चुनी हुई सरकारों का। आरक्षित विषय गवर्नर के पास, हस्तांतरित विषय कुछ एक विषय वो चुनी हुई सरकार के पास। 1919 दायर की मंत्री जो बनेंगे उनके पास। यहां क्या हुआ, सारा का सारा विभाग, राज्य के अंदर सारा विभाग चुनी सरकारों के पास आ गया, और इनके अधिकार भी बहुत बड़े हो गए। कानून बनाने का अधिकार, कानूनी विषयों पर नियंत्रण का अधिकार, वित्त पर अधिकार, नागरिक प्रशासन पर अधिकार, पुलिस पर अधिकार, और सबसे बड़ी बात कि विधानसभा और विधान परिषदों में सारे लोगों का चुनाव। हालांकि अभी भी गवर्नर को अत्यधिक शक्ति है, लेकिन इसके बावजूद ये एक बहुत बड़ी छलांग लगा दी। मतलब ये जो संवैधानिक सुधार हुए, ये सुधार बहुत बड़े सुधार हो गए। ठीक है, तो जरा पहले तुम लोग केंद्रीय व्यवस्था को नोट करो, 1 मिनट के अंदर, 1 डेढ़ मिनट ले लो। लिख डालो। टाइम दे रहा हूं बेटा, इसको लिख डालो जल्दी से। डन, लिखो लिखो। ठीक है, अगला भी कर डालो। प्रांतीय के बाद, अच्छा ये थोड़ा सा ढक गया था, अब करो ना, हो गया कंप्लीट। प्रांतीय, प्रांतीय सरकार। ठीक है, कर लो आराम से। बढ़िया, बहुत अच्छा। चलो, अब बना दिया इन्होंने एक सिस्टम। सिस्टम बन गया चुनाव, चुनाव का सिस्टम। ठीक है, या चुनावी व्यवस्था भारत में लागू हो गई। लागू पहले भी थी, लेकिन केवल 3% मताधिकार के साथ लागू थी। अब ये 14% मताधिकार के साथ लागू हो गई। ठीक है, और ये बड़ा महत्वपूर्ण चीज हो गई। इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 14% मताधिकार है, यानी कुल वयस्क आबादी का
14% वोट देगा। ठीक, अब ये जो 14% वोट देगा, तो इस 14% में भारत के अंदर अभी क्या है, बहुत सारी पार्टियां हैं, बहुत सारी पार्टियां हैं, और इसमें एक सिस्टम जो बनेगा, वो सिस्टम बहुत बन जाएगा बहुदलीय चुनाव। बहुदलीय चुनाव, बहुत सारे दल इसमें चुनाव लड़ेंगे, ठीक है ना, बहुत सारे दल इसमें चुनाव लड़ेंगे। 26 जनवरी को बेटा अब स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाते, 26 जनवरी को अब गणतंत्र दिवस मनाते हैं, ठीक है। 26 जनवरी 1950 का दिन इसलिए रखा गया संविधान को जो है लागू करने के लिए, रिपब्लिक डे मनाने के लिए, क्योंकि पहले हम 26 जनवरी को हर साल स्वतंत्रता दिवस मनाते थे, ठीक है। इसमें कोई ज्यादा कंफ्यूजन की बात नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि हम किसी खास दिन, अपना बर्थडे ये वो तो मनाते ही मनाते हैं, लेकिन कभी कभी हमारी जिंदगी में कुछ खास दिन ऐसे होते हैं जिसको हम अपने साथ जोड़कर रखना चाहते हैं, और वो 26 जनवरी का दिन है। 1930 में 26 जनवरी को पहली बार हमने स्वतंत्रता दिवस मनाया, और फिर जब हमने अपना संविधान बनाया तो संविधान उसी दिन हमने फिर लागू किया। पहले एक एक चीज को समझो, सवाल है दिमाग में जो और भी है, लेकिन अभी उन पर एक एक करके बात करूंगा। चुनावी व्यवस्था 14% मताधिकार, और व्यवस्था हो गई बहुदलीय, ठीक है, व्यवस्था हो गई बहुदलीय। अब बहुदलीय में क्या होगा, सबसे बड़ी सबसे लोकप्रिय पार्टी कांग्रेस है, उसके बाद मुस्लिम लीग कहेगी कि हम मुसलमानों की नुमाइंदगी करते हैं, इसी तरीके से तीसरी बड़ी पार्टी हिंदू महासभा है, ठीक है, हिंदू महासभा है। तो ये तीन प्रमुख पार्टियां, और प्लस हो गया एक, अगर हम कहें अन्य, ठीक है, अन्य। अन्य में बहुत सारे क्षेत्रीय या छोटे छोटे दल आ जाएंगे। अब इसमें क्या होगा, अब आज जैसे चुनाव होते हैं ना, तो क्या होगा, चुनाव, ठीक है, तो चुनाव में हम क्या करेंगे, सारी पार्टियां अपना घोषणा पत्र निकालेंगी। पहले चुनाव ऐसे ही होते थे, बड़ा इंटरेस्टिंग था, घोषणा पत्र निकलता था। अब तो सोशल मीडिया पे ये योजना वो योजना कभी कभी पता चल जाती है, वरना घोषणा पत्र पे नहीं होता। अभी होता है फलाने जी के नाम पर वोट दे दीजिए, ढिकाने जी के नाम पर वोट दे दीजिए। अब नाम से क्या होता है, बात बताओ, नीति, नीति पे चर्चा मत करो, चेहरे पे चर्चा करो। और चेहरे को कैसे चमकाया जाएगा कि फलाने जी बिल्कुल जो है नॉन बायोलॉजिकल है, ऊपर से आए हैं, ठीक है ना, तो वो चुनाव बन गए। लेकिन पहले क्या होता था, चुनाव लड़े जाते थे घोषणा पत्र के ऊपर। तो चुनाव होगा तो चुनाव प्रचार होगा, चुनाव प्रचार, झंडी और बैनर और बैलगाड़ी सजाई जा रही है, बैलों के बढ़िया सींग विंग रंगे गए हैं, सब अपने अपनी तरीके से अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं। पहली बार हमारे देश ने चुनाव की वो प्रणाली देखी जिसमें राजनीतिक दल जनता को प्रभावित करने के लिए अपने मुद्दे, अपनी घोषणाएं, अपनी नीतियां, ये सब लेकर जाते हैं। यानी जनता अब चुनाव के केंद्र में आने लग गई 1937 के चुनाव में, ठीक है। तो चुनाव प्रचार होगा, घोषणा पत्र जारी किए जाएंगे, ठीक है, और चुनावी सभाएं होंगी, चुनावी सभाएं होंगी, संबोधित किया जाएगा, जुलूस निकलेंगे, जनता वोट देगी 14%, ठीक है, लेकिन वोट देगी। फिर जो है मत गणना होगी, मत गणना के बाद जीत हार होगी, और जीत हार होने के बाद में सरकार का निर्माण होगा। ये चुनाव की पूरी प्रक्रिया है ना, यहां पे शुरू होगी अधिसूचना। अधिसूचना, आप लोग जानते हैं कि चुनाव की अधिसूचना चुनाव आयोग जारी कर देता है। इतनी सारी चीजें अचानक से भारतीय राजनीति में 1935 के एक्ट से आ गई, और आज ये हमारे लोकतंत्र की पहचान बनी हुई है। ऐसे तो हो रहा है चुनाव, अधिसूचना, चुनाव प्रचार, घोषणा पत्र, चुनावी सभाएं, जुलूस, जनता, मतलब जिस दिन वोट दे रही है, लेकिन जनता वोट दे रही, फिर मतगणना, फिर जीत हार का जो है निर्धारण हो जाएगा, सरकार का निर्माण होगा। या तो एक पार्टी सरकार बनेगी या गठबंधन की सरकार बनेगी, ठीक है। तो ये क्या हुआ, पहली बार हमने क्या कहा, पहली बार जनता चुनावी राजनीति में सक्रिय, आंदोलन में तो सक्रिय हो गई, लेकिन चुनावी राजनीति में भी जनता अब आकर के सक्रिय हो गई। और जाहिर सी बात है कि जब जनता वोट देगी तो भैया किसको चुन रही होगी, ज्यादातर जगहों पर, अधिकतर जगहों पर कांग्रेस विजयी, ज्यादातर जगहों पर कांग्रेस जीत गई, क्योंकि वही जनता है जो कांग्रेस को अपना नेता मानती है, ठीक है, कांग्रेस को अपना नेता मानती है, अधिकतर जगहों पर कांग्रेस जीत जाती है, ठीक है। और मुस्लिम लीग का दयनीय प्रदर्शन, बहुत अंग्रेजों ने बढ़ावा दिया था कि मुसलमानों के तुम ही राजा हो, जिन्ना बहुत कूद रहे थे, चुनाव हुआ 32 दांत बाहर आ गए, क्योंकि मुसलमानों ने भी जो है ना ढंग से वोट नहीं दिया इनको, बल्कि दिए बहुत कम। यूपी, उत्तर प्रदेश, जहां इनको लगता था हम जीतेंगे अच्छी खासी सीटें, वहां तो इनकी ना, जिसको कहते जमानत जब्त होने वाली स्थिति हो गई, ठीक है, इनकी लुटिया ही डूब गई। तो यहां से एक और कहानी निकलेगी। तो अब जरा एक हेडिंग डालो, 1937 के चुनाव, हेडिंग बनाओ, 1937 के चुनाव।
1937 के चुनाव। जाहिर सी बात है 1935 के एक्ट में जो संघ की व्यवस्था है वो तो अच्छी थी नहीं, अभी भी क्राउन वाइसराय बहुत ताकतवर और रजवाड़ा, तो कांग्रेस ने कहा बेकार है, कांग्रेस ने पहले तो रिजेक्ट कर दिया। पहला पॉइंट लिखो, कांग्रेस ने पहले तो 1935 के एक्ट को खारिज कर दिया। कांग्रेस की मांग थी कि भारत में तत्काल संविधान सभा का गठन किया जाए, संविधान सभा का गठन किया जाए और स्वतंत्र भारत का संविधान बने। स्वतंत्र भारत का संविधान बने। गांधी जी ने 3 जो है अखिल भारतीय आंदोलन चलाए, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और अब हम देखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन। गांधी जी भगत सिंह को बचा सकते थे या नहीं, ठीक है, इस पर आज समय मिलेगा तो बात करेंगे। एक और सवाल है जो मैंने देख लिया, तमन्ना का अच्छा सवाल है, उसको भी समझाऊंगा, ठीक है, आखिर में। लिखो, पहले लिख डालो, जो कि स्वतंत्र भारत का संविधान बनाए, संविधान सभा का गठन किया जाए जो कि स्वतंत्र भारत का संविधान बनाएगी। यानी तुम बेटा जाओ, हमको अंग्रेजों का अब यहां पर हस्तक्षेप नहीं चाहिए, संविधान सभा बनाए। परंतु लिखो, परंतु बाद में कांग्रेस ने आंशिक रूप से चुनावी व्यवस्था को अपना लिया। पूर्ण विराम। केंद्र में जो केंद्रीय व्यवस्था थी संघ वाली ना, फेडरेशन वाली, केंद्र में संघ या फेडरेशन के प्रस्ताव पर सहमति नहीं बन सकी, परंतु राज्यों में सरकार गठन हेतु कांग्रेस राजी हो गई। हालांकि कांग्रेस समाजवादी पार्टी, अभी इसकी चर्चा आएगी, अभी आई नहीं है, आएगी, अब आने वाली है। हालांकि कांग्रेस समाजवादी पार्टी के नेताओं जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, इंदुलाल याग्निक। अब मॉडर्न इंडिया में बेटा 5-6 क्लासेस और होनी मेरे ख्याल से, 5-6, हाँ, मतलब तुम मान के चलो कि ये 22 तारीख तक तो इसको पैकअप कर देना है हमें, है ना, हो ही गया लगभग। 37 पे आई गए, 47 में आजाद हो जाएंगे। 180 साल की कहानी तो हम लोग सुन ही चुके हैं, ठीक है, आखिरी 10 साल। इंदुलाल याग्निक, सहजानंद सरस्वती आदि ने चुनावों का विरोध किया। यह भी सवाल बन सकता है कि इसमें से किसने जो है 1937 का चुनाव लड़ने से असहमति जाहिर की थी, तो उसमें जयप्रकाश नारायण का ही नाम देंगे, तुम उसको पहचान लेना, ठीक है। अगला पॉइंट लिखो, पहली बार भारत में इतने व्यापक स्तर पर, ये तो तुम डायग्राम बनाओगे ही, नहीं बनाया तो अभी बना लेना, बना चुके हो तो कोई बात नहीं, इतने व्यापक स्तर पर चुनाव और चुनाव प्रचार हुए। आजकल तुम लोग जब इलेक्शन होते हैं तो ये सोचते हो ना कि स्टार कैंपेनर कौन है, मोदी जी स्टार कैंपेनर है, राहुल गांधी स्टार कैंपेनर है, कि अगर मान लो किसी जगह पे मोदी जी की या राहुल गांधी की या इस तरीके की कुछ बड़े नेताओं की रैली होती तो भाई स्टार कैंपेनर है उनके पास, तो ठीक है ना। तो यहां पर स्टार कैंपेनर कौन है, लिखो अगली चीज। प्राची, ये तुम्हारा सवाल जहां पर है वहीं पे बताऊंगा, मुझे याद है सवाल बेटा, सवाल याद है, तो अभी जब वो कहानी पर वहां पहुंचेंगे तभी बताएंगे, ठीक है। बाकी इसके बाद अभी हम लोग बहुत जल्दी, क्योंकि पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया से सवाल आ नहीं रहे हैं, इसलिए पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया हम लोग जो है करेंगे, अच्छे से करेंगे, लेकिन लगातार पिछले 10 साल से पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया लगभग खत्म है, फिर भी उसको हम पढ़ेंगे, पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो कंटिन्यूएशन, मुझसे तुम्हारा पीछा छूटने वाला नहीं है, अभी चलता रहेगा इन तीनों में। हाँ चलो अगला पॉइंट लिखो, कांग्रेस की ओर से जवाहरलाल नेहरू मुख्य प्रचारक थे, स्टार कैंपेनर। गांधी जी के बाद जनता के बीच जवाहरलाल नेहरू सबसे लोकप्रिय नेता थे,
सबसे लोकप्रिय भीड़ खैंचू, जिसको कहते हैं ना भीड़ खैंचू, किसके किसके नाम पे भीड़ आएगी? गांधी जी के नाम पर तो भीड़ जानते हो कैसे आती थी? पता चल जाए बस कि गांधी जी कहीं पर है। पुलिस की रिपोर्ट्स है, पुलिस रिपोर्ट बनाती है ना, जब तुम लोग चले जाओगे आईएएस बन जाओगे तो फिर उसमें तुम लोग भी रिपोर्ट्स वगैरह तैयार करवाओगे। पुलिस रिपोर्ट्स कहती है कि वहां पर नहीं बेटा, ये प्राची किसी दूसरे कॉन्टेक्स्ट में, बहुत पहले सवाल पूछा था इसने, किसी दूसरे कॉन्टेक्स्ट में ये बात कह रही है, मुद्दे पर रहो, वो नहीं कह रही, उसका जवाब मैं दूंगा तब सुनना। तो क्या होता है कि पुलिस रिपोर्ट में कहती है कि गांधी जी कई बार 1946-47 में कई कई प्रार्थना करने जाते थे, मतलब किसी गांव में आज उनकी प्रार्थना सभा होगी, अब प्रार्थना सभा हुई 2.5 लाख लोग, अब जितना यहाँ रैली में पैसा देके नहीं जुटा मिलते उतने गांधी जी को ये प्रार्थना सभा में लोग आ जाते हैं। गांधी जी प्रार्थना सभा कर रहे हैं, आसपास के खेत खलियान सब भरे हैं, अगिया बगिया, पता चला 10 गांव तक भीड़। तो गांधी जी तो सबसे बड़े भीड़ खींचू हैं। दूसरे नंबर के भीड़ खींचू हैं जवाहरलाल नेहरू। इस चुनाव प्रचार में नेहरू जी को देखने की जो तमन्ना थी, उत्कंठा थी, वो ऐसी थी कि जहां नेहरू जी रैली करने जा रहे हैं, जैसे भागलपुर में एक रैली हुई, नेहरू जी संबोधित करने आ रहे हैं, आज की तरह ये बड़े बड़े जर्मन हैंगर स्टेज तो बनते नहीं थे। नो वॉइस, नो वॉइस, प्रदीप ने लिखा नो वॉइस। बताओ बेटा, आवाज नहीं आ रही क्या? अरे कोई आवाज आ रही है नहीं आ रही है तो बताओ। ऑल क्लियर, ठीक है, ओके। तो यहां पर नेहरू जी को देखने के लिए लोग जिस मैदान में नेहरू जी को आना होता था, क्योंकि छोटा सा एक तखत जैसा डाल देते थे, उसी पे नेहरू जी खड़े हो जाते थे, नेहरू जी नेहरू जी थे। आज इतनी गंध मचा दी गई है नेहरू जी के नाम पर, मतलब आसमान पे थूकने जैसा, हिमालय पर थूकने जैसा, मुंह पे ही गिरेगा, आज नहीं गिर रहा कल गिरेगा, अभी लौट के आने दो जरा, ठीक है। कि नेहरू जी को देखने के लिए लोग एक एक सप्ताह पहले अपनी चारपाई, राशन पानी, चूल्हा लेकर के, जिसको हमारे यहाँ कहते थे ना अवध में जगह छिद लो, जगह छिदना मतलब जगह घेर लेना है, तो अपनी चारपाई डाल दी है और वही चारपाई पड़ी हुई है, फिर वहीं कहीं खेत में इधर उधर जाकर के अपना खाना वाना बना रहे हैं, चूल्हा चक्कर जला रहे हैं, कि नेहरू जी के लिए जगह रिजर्व करनी भाई, करीब से नेहरू जी को देखना, लोग चारपाई लगा करके बैठे रहते थे नेहरू जी को जहां आना है, ताकि हमारी जगह रिजर्व हो जाए, ठीक है। खैर, बड़ा मजेदार चुनाव, पहली बार जनता को लग रहा है कुछ तो हमने छीन लिया अंग्रेजों से, ठीक है, कि हमने कुछ तो छीन लिया, क्या छीन लिया है ना। अब आगे लिखो, गांधी जी ने चुनाव प्रचार में भाग नहीं लिया। गांधी जी ने कहा चुनाव उनाव तुम जानो, हमसे मतलब नहीं, हम तो भैया देखो महात्मा आदमी, ठीक है, कि जो है तुम लोग चुनाव वगैरह देखो। तो नेहरू, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, ये सब लोग, जेबी कृपलानी, ये सब तमाम सारे लोगों ने चुनाव देखा। अब लिखो, कांग्रेस ने इन चुनावों में 11 में से 6 प्रांतों में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। यह प्रांत निम्नलिखित थे, डैश लगाओ और अलग अलग लाइन में लिखना, ताकि प्रांत अलग अलग तुमको दिखते रहे, क्योंकि उसमें तुमको जो है आसानी होगी कुछ करवाने में भी। लिखो, बंबई प्रांत है, प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, अब प्रांत बन गया। बंबई, मद्रास प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, अब प्रांत बन गया, ठीक है। मध्य प्रांत, सीपी, ठीक है, मध्य प्रांत, इसको सीपी या सेंट्रल प्रोविंस कहते थे। मध्य प्रदेश और उसके आस पड़ोस ऊपर नीचे का इलाका, ये मध्य प्रांत कहलाता था, लार्जली मध्य प्रदेश, मध्य प्रांत। बिहार, उड़ीसा, संयुक्त प्रांत कौन है? यूपी, उत्तर प्रदेश, यह संयुक्त प्रांत कहा जाने लगा। इन 6 जगहों पर कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। अगला पॉइंट लिखो, बाद में पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत, जो पेशावर और आसपास का इलाका है आज, बाद में पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में गठबंधन की सरकार बनी। तो ध्यान रखो, ऐसा कह सकते हैं कि निम्न में से किन राज्यों में कांग्रेस ने सरकार नहीं बनाई, यह सवाल आ चुका, ठीक है। उसमें उन्होंने बंगाल लिख दिया था, बंगाल इसमें शामिल नहीं है जहां कांग्रेस ने सरकार बनाई ना, लेकिन एक सवाल यह भी बन सकता है कि किन राज्यों में, इसमें से किस राज्य में पूर्ण बहुमत से सरकार नहीं बनाई। तो संयुक्त पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में पूर्ण बहुमत से सरकार नहीं बनाई। अगला पॉइंट लिखो, इन सरकारों के संचालन के लिए कांग्रेस ने एक समिति का गठन किया, जिसके सदस्य थे, हाइफन लगाओ, जिसके सदस्य थे, हाइफन, वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आजाद, मौलाना आजाद और
राजेंद्र प्रसाद। ये 3 लोगों से कहा गया कि सरकारों पर नजर रखो, ठीक है, कि सरकारें ठीक से चले, ये आपको ध्यान रखना है। गांधी जी जब आंदोलन में थे बेटा, तो बच्चे भी आंदोलन में ही थे। बच्चे भी तब आंदोलन में ही थे। अच्छा, अब तुम जरा एक चीज देखो, ये जो लिखे हुए हैं ना सारे राज्य, इनके आगे तुम इनके जो मुख्यमंत्री हुआ करते थे, ठीक है, ठीक, जो मुख्यमंत्री हुआ करते थे उनके भी नाम लिख लो। और वहां जब मुख्यमंत्री थे उनको प्रधानमंत्री कहा जाता था, इसका ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। एक बॉक्स जो है यहीं पर अभी बनवाएंगे तुमसे। चलो पहले जरा लिखो बंबई, जहां पे तुमने बंबई लिखा है ना अभी, उस पर डैश बनाओ, ऐसे कर दो। ऊपर अगर लिख सको राज्य, ठीक है, और यहां पर लिख दो प्रधानमंत्री, ऐसे कर दो। तो यहां पर है बंबई, बंबई में लिखो, हाँ ये प्रांतीय स्तर पर चुनाव थे, बिल्कुल। बंबई BG खेर, BG खेर। मद्रास के आगे लिखो C राजगोपालाचारी, यहां से सवाल बनेगा, ठीक है, C राजगोपालाचारी। मध्य प्रांत NB खरे, खरे और खेर में कंफ्यूज नहीं होना है, वो खरे हैं ये खेर हैं, ठीक है, NB खरे। बिहार श्री कृष्ण सिन्हा, श्री कृष्ण सिन्हा। उड़ीसा हरे कृष्ण मेहताब, हरे कृष्ण मेहताब, ठीक है। संयुक्त प्रांत के आगे लिखो गोविंद वल्लभ पंत, और फिर लिखो संयुक्त प्रांत, ठीक है, संयुक्त प्रांत। क्योंकि संयुक्त प्रांत का मतलब क्या हुआ, वही पश्चिमोत्तर, सॉरी हमने क्या क्या लिखवा दिया, संयुक्त प्रांत तो गोविंद वल्लभ पंत, फिर लिखो पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत। डॉक्टर खान साहब, डॉक्टर खान साहब, ये लिख लो, ठीक, डॉक्टर खान साहब। ये कौन थे, जो खान अब्दुल गफ्फार खान हमने पढ़ा था ना, लाल कुर्ती वाले खुदाई खिदमतगार, उनके भाई थे, ठीक है। संयुक्त प्रांत गोविंद वल्लभ पंत। अब देखो भाई कांग्रेस की कहानी तो देख ली, इसको भी लिखना मत शुरू करना, क्योंकि कुछ हम लिखवाते जाएंगे इसके आगे। अन्य प्रांतों की भी तो स्थिति हमें देख लेनी चाहिए कि भाई बाकी जगहों पे क्या हुआ। बंगाल, असम, पंजाब और सिंध, 7-4-11, ठीक है, बंगाल, असम, पंजाब और सिंध। तो बंगाल में क्या हुआ, इसको ऐसे जरा लिखो, फिर लिखो बंगाल कृषक प्रजा पार्टी, कृषक प्रजा पार्टी। प्रधानमंत्री ब्रैकेट में लिखना प्रधानमंत्री फजलुल हक, फिर इसको कहते हैं ना सेमीकोलन, मतलब ये तुमने लिख लिया फजलुल हक, इसके नीचे अंदर आ जाओ, इंडेंट पे लिखना, इंडेंट पे। बंगाल में मुस्लिम लीग ने समर्थन दिया, मुस्लिम लीग ने समर्थन दिया, मुस्लिम लीग समर्थन देने भर की रह गई, ठीक है, मुस्लिम लीग ने समर्थन दिया। अगला पॉइंट लिखो, बाद में मुस्लिम लीग ने समर्थन वापस लिया, बाद में मुस्लिम लीग ने समर्थन वापस लिया, तो हिंदू महासभा ने समर्थन दिया, तो हिंदू महासभा ने समर्थन दिया। बंगाल, महत्वपूर्ण बात क्या है इसमें, अगला पॉइंट लिखो इसी में। हालांकि सबसे अधिक सीटें जीतकर कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनी, लेकिन सरकार नहीं बना पाई, ठीक, ऐसा होता है ना गठबंधन की सरकारों में, तुमने देखा है, सबसे बड़ी पार्टी बनी। दूसरा असम, असम वैली, वैली का मतलब घाटी होता है, असम वैली मुस्लिम पार्टी, असम वैली मुस्लिम पार्टी। मोहम्मद सादुल्लाह प्रधानमंत्री, या प्रधानमंत्री मोहम्मद सादुल्लाह, इतना याद रखो, इससे ज्यादा डीप सवाल नहीं आने वाला असम के ऊपर, क्योंकि यहां कुछ ऐसा घटा नहीं जिसको यूपीएससी कहे कि हम पूछेंगे। सादुल्लाह, ठीक है। उसको अपोनेंट्स की जो पार्टियां हैं ना बेटा, उनको उतना डीप क्वेश्चन तुमको जाना नहीं है, कि मैं पढ़ाने लगूंगा तो अभी कहूंगा कि बहुत सारी जगहों पर मुस्लिम लीग पार्लियामेंट्री बोर्ड बने, मुस्लिम लीग पार्लियामेंट्री बोर्ड्स ने कांग्रेस से भी मदद मांगी, कांग्रेस ने कुछ कुछ जगहों पर कुछ मुस्लिम कंस्टिट्यूएंसीज के लिए मुस्लिम लीग को कैंडिडेट दिए, फिर ये हुआ, फिर वो, बहुत डिटेल में नहीं जाना बच्चे, ये ध्यान रखना तुम लोग, बार बार मैं कहता हूं, जो पढ़ो उसको सवालों के दृष्टिकोण से बहुत अच्छे से पढ़ो, दैट इज ऑल, दैट इज ऑल, जो कि तुमको यूपीएससी में सफलता दिलाने के लिए जरूरी है। जीएस में जर्नलिस्टिक नॉलेज आनी है, ऐसी जो जनरल अवेयरनेस से आती हो, इसीलिए आपको क्या कहा जाता है, बेसिक टेक्स्ट बुक्स ही पढ़िए और उनको खूब अच्छे से सवालों के दृष्टिकोण से समझ लीजिए। गहराई में जाएंगे तो यही टॉपिक जो है ना, एक टॉपिक पर मेरा बहुत बड़ा एक पेपर है, तुमको रिसर्चर थोड़ी बनाना है,
तुमको एमपीएल पीएचडी नहीं कराना है। अपोनेंट पार्टीज पे किसको कितनी सीटें मिली, इमैटेरियल, महत्वपूर्ण घटनाक्रम लिखना है केवल, ठीक है। अगला पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी। अच्छा, इसी वजह से जो मैंने अभी कहा, इसी वजह से देखो मैं किसी को डांटता नहीं हूं, जल्दी बहुत प्रेम से समझाता हूं, लेकिन एक बच्चे को कल मैंने जो डांटा, बड़ा प्यारा बच्चा है, ठीक है ना, पढ़ने लिखने वाला है, क्यूरियस है, सब कुछ है, लेकिन वो आगे आगे भागता था। उसकी रुचि थी हिस्ट्री के अंदर, थी नहीं कहूंगा, है हमारी बैच में, हो सकता है चुपचाप पढ़ रहा हो, नहीं होगा तो रिकॉर्डेड देख रहा होगा, लेकिन उसकी डेप्थ में जाने की रुचि थी। मैं नहीं ले जा सकता डेप्थ में, क्योंकि इतने सारे जो बच्चे हैं ना, उनका कॉमन जो इंटरेस्ट है वो किस चीज में है कि उनको जीएस की तैयारी करनी है, बहुत गहराई में नहीं जाना है, ठीक। चलो अगला, पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी, प्रधानमंत्री सिकंदर हयात खान। इसकी अगली लाइन से इंडेंट पॉइंट लिखना, यहां भी मुस्लिम लीग ने समर्थन दिया, ठीक है, मुस्लिम लीग ने समर्थन दिया। उसके बाद अगला आखिरी, सिंध यूनाइटेड पार्टी, प्रधानमंत्री अल्लाह बख्श, ठीक है, अल्लाह बख्श। इसके नीचे एक पॉइंट ऐड कर लो कहीं पर, कांग्रेस ने सबसे खराब प्रदर्शन पंजाब और सिंध में किया, और दूसरा इसमें पॉइंट लिख लो, मुस्लिम लीग सिर्फ पंजाब और बंगाल में कुछ प्रदर्शन कर पाई, ठीक है, बेहतर प्रदर्शन नहीं किया, कुछ प्रदर्शन कर पाई। सरकार फिर चले गए, शामिल हो गए, किसी तरीके से काम कर लिया जाए। देखो बच्चे, कबीरदास का एक दोहा है, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, और माली सींचे 100 घड़ा रुत आवे फल होए। ये जब धीरे धीरे चलोगे ना, हमारी जिंदगी में स्पीड बहुत आ गई है, ठीक है, 3 महीने में तैयारी करके आईएएस बने, स्पीड बढ़ा जाओ, नहीं होता है बच्चे। लाखों में कोई एक एग्जाम्पल आ गया, वो सबका आइडियल नहीं हो सकता। आराम से पढ़ो, अगर मैं धीरे धीरे समझाता हूं, धीरे धीरे बताता हूं, तो तह बैठती चली जाती है, आराम से तुमको याद रहता है। वरना बच्चा होता क्या है, तुम लोग यूट्यूब पर तो बहुत सारी जगहों की क्लासेस देख ही सकते हो, हम लोग बहुत ही मेहनत करके तुमको इसलिए पढ़ा रहे हैं, बोर्ड पे इतना लिखने की जरूरत नहीं है। टीचर आ रहा है, एक बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है, एकदम धाकड़ इंस्टीट्यूट से, हिंदी माध्यम में, तो हमारे अलावा कुछ भी नहीं, कैसे क्लास होती, खट 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 खट, स्लाइड शो हो गया, टॉपिक खत्म हो गया, जल्दी जल्दी निपट गया, समझ में कुछ आया नहीं, रट्टा मारना इकलौता चारा है शैतान का, ये तो तुमने सुना होगा, जल्दी नहीं करनी है, ठीक है। अरे अल्लाह को ऐसे आंख बंद किया करो और कह दिया करो अल्लाह आज पढ़ लूं, यही इबादत है। अल्लाह जो है ना, भगवान, गॉड, वाहेगुरु, ये डराते नहीं है, ठीक है ना, ये तो तुम्हारा सहारा है यार, इन्हीं के सहारे हो, तो ऐसे हाथ जोड़ो, बात हो गई, ठीक है ना। चलो अब ये बात आई है, मैं फिर से इंगेज थोड़ा बहुत कर लिया हूं, फिर नहीं करूंगा, क्योंकि बहुत सारे विषयांतर आते हैं और मैंने देखा कि अभी भी बहुत सारी आपसी बातचीत ग्रुप पर चल रही है, तो फिर मेरा रेजोल्यूशन है कि अगली क्लास आपके लिए वही होगी, मैं बिल्कुल साइलेंट हो जाऊंगा, कहां से हो, ऑप्शन क्या है, फलाना क्या है, ठिकाना है, और मेरा बार बार मन डाइवर्ट होता है कि चैट क्या चल रहा है, नहीं आ रहा वापस फिर से, ठीक है। इसमें अच्छे सवाल छूट जाए तो तुम लोगों को एक कलेक्टिव कंसेंसस बनानी पड़ेगी कि भैया इसमें अननेसेसरी चैटिंग्स बंद करवाओ, वरना सर चैट बॉक्स देखना ही बंद कर देंगे, जिसमें जरूरी सवाल भी निकल जाएंगे, ठीक है। चलो अब ये आपने देख लिया कि कैसा किसने प्रदर्शन किया, क्योंकि यहां से सवाल बन सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो, कांग्रेस की सरकार जो है वो कई जगहों पर बनी, अब बड़ा महत्वपूर्ण है, इतने दिनों से कांग्रेस क्या है, एक जो है स्वतंत्रता संग्राम का मंच है, और अब कांग्रेस क्या है, सरकार है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। तो जो कुछ भी आपने इतने दिनों कहा वो आपको करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो आप फंस जाएंगे। और कांग्रेस आंदोलन से निकली पार्टी है, तो वो क्या कह रही है, इतने दिनों की लड़ाई, ये पॉइंटर याद रखना कि इसमें क्या क्या जो है कांग्रेस की सरकारों के उल्लेखनीय कार्य हैं, इसको ऐसे ही लिखते जाओ। नागरिक स्वतंत्रता को बढ़ावा, प्रेस प्रतिबंध से मुक्त, अतिवादी संगठनों से प्रतिबंध हटा दिए, लेकिन कम्युनिस्टों से प्रतिबंध नहीं हटा, यही सवाल है। निम्न में से कौन सा कार्य 1937 की कांग्रेस सरकारों ने नहीं किया, लिख देंगे। प्रेस को सभी प्रतिबंधों से मुक्त कर दिया गया, सही है। नागरिक स्वतंत्रताओं को पूरी तरह बढ़ावा दिया गया, बिल्कुल सही है, ठीक है। मजदूर संगठनों को श्रमिकों का प्रतिनिधि मान लिया, सही है। चौथा स्टेटमेंट देंगे कि अतिवादी संगठनों से प्रतिबंध हटाए, जिसमें कम्युनिस्ट भी शामिल थे, गलत है, ठीक है ना। चलो, कम्युनिस्टों को छोड़कर, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। किसान सभाएं बनी हुई हैं, अभी किसानों पर हम लोगों को बात करनी है आगे चलकर कि कैसे किसानों के बीच से आंदोलन निकलेगा, श्रमिकों के बीच से आंदोलन निकलेगा। इसके अलावा पूंजीपति जो काम कर रहे हैं, जैसे फिक्की पूछा किसी ने ना, तभी आएगा पूंजीपति क्या कर रहे हैं, कुछ वर्गों के बारे में भी हम लोगों को बात करनी होगी, तो वो भी हम लोग करेंगे। लेकिन यहाँ किसान सभाएं क्या है, कांग्रेस के प्रभाव में किसान सभाएं हैं, कुछ कम्युनिस्टों के प्रभाव में भी किसान सभाएं हैं, तो वो किसान सभाओं को मान्यता दे दी कि अगर किसान सभाएं कोई मांग लेकर आती हैं तो हम उन मांगों को सुनेंगे। मजदूर संगठनों को श्रमिकों का प्रतिनिधि माना कि अगर मजदूर संगठन आते हैं तो हम मानेंगे, ठीक है ना, कि वो उनके प्रतिनिधि। अतिवादी संगठन जो हमेशा चरमपंथ, हिंसा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, कम्युनिस्टों का भी हिंसा में विश्वास है ना, तो कई अतिवादी संगठन जो छुटपुट चल रहे थे, जो जेल में बंद थे, उनसे सबसे प्रतिबंध हटा दिए गए, ठीक है। अब देखो, अब यहां पर क्या हुआ कि मजदूर संगठनों को श्रमिकों का प्रतिनिधि माना,
पुलिस अधिकारों में कटौती कर दी कि पुलिस को अंग्रेजों ने हद से ज्यादा अधिकार दे दिए थे, दमन के, अत्याचार के, शोषण के, कटौती कर दी। राजनीतिक बंदियों की रिहाई कर दी, जो शांतिपूर्ण आंदोलनों में जो लोग थे उनकी भी रिहाई करी, कुछ हिंसक गतिविधियों में शामिल लोगों की भी रिहाई कर दी, ठीक है ना। क्रांतिकारियों की भी रिहाई हो गई, जो मैंने कहा कि जिन्होंने हिंसा की उनकी भी रिहाई। रचनात्मक कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया, बहुत महत्वपूर्ण काम है। हमने इतने दिनों में क्या देखा कि भारतीय किसान का बहुत शोषण हुआ था, बहुत शोषण हुआ, ठीक है, बहुत शोषण। यहां पर इन्होंने बहुत ही क्रांतिकारी कृषि अधिनियम बनाए। कृषि अधिनियमों को वहीं पे लिख लेना, काश्तकारी अधिनियम भी कहा जाता है, ठीक है, काश्तकारी अधिनियम भी कहा जाता है। और सबसे क्रांतिकारी कृषि अधिनियम जो कि पूछा जा सकता है कि किस प्रांत का था, वो संयुक्त प्रांत या यूपी का काश्तकारी अधिनियम सबसे अधिक क्रांतिकारी काश्तकारी अधिनियम था, ठीक है ना। ये आपने क्या किया, एक लिस्टिंग जैसी कर ली, जो आपको दिमाग में रखना है कि ये काम हुए। अब जरा इसके आगे लिखो, जो है जो मैं लिखवा रहा हूं, इसको जो जितना तुमने लिखा है ना, इसको एक बड़े बॉक्स में बंद कर दो, ठीक है, इसको एक बड़े बॉक्स में बंद कर दो ताकि वो अलग से दिखे, और फिर यहां से बुलेट पॉइंट्स लेकर के चलना। अच्छा, एक चीज और लिख लो अगर जगह हो। मैंने भी कहा ना कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों को प्रधानमंत्री कहते थे, ठीक है, तो उसी सिलसिले में कहीं पर एक बॉक्स बना लो, जहां पर सरकारें बन रही हो वहीं पे अगर जगह हो तो बना लो, वरना यहां कहीं भी बना सकते। दो टर्म जो है, अतिवादी संगठनों से प्रतिबंध हटा। अतिवादी संगठन उनको कहते थे जो चरमपंथी, चरम या अति, हिंसा का सहारा अधिकतर जो संगठन ले रहे हैं, या जो है कानून को तोड़ने के लिए बहुत उद्यत रहते हैं, उसमें कम्युनिस्ट भी शामिल है। कम्युनिस्ट क्रांति करना चाहते हैं, क्रांति हिंसक क्रांति है, तो उन संगठनों से प्रतिबंध हटा दिया कि आप काम कर सकते हैं, ठीक है। तो अतिवादी संगठनों से प्रतिबंध का मतलब यही है कि जो ऐसे संगठन, जैसे लोकतंत्र में तुम लोग जब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनोगे, तो अगर कोई शांतिप्रिय प्रदर्शन हो रहा है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहा है, तो तुम कहोगे होने दो, अरे स्टूडेंट्स हैं, बैठे ही तो हैं, 10 दिन बैठे रहेंगे, 2 महीना बैठे रहेंगे, 4 महीना बैठे रहेंगे, लेकिन उसके बाद क्या होगा कि एक दिन अचानक से स्टूडेंट्स ने उठ करके 4 गाड़ियां फूक दी पुलिस की। जैसे ही पता चला कि पुलिस पर हमला, 4 गाड़ियां फूकी गई, वैसे तुम कहोगे लाठीचार्ज, 2 मिनट के अंदर भगाओ। ये अतिवाद है। तो वो संगठन जो कि अतिवादी थे, अपने काम करने के तरीके में हिंसक थे, उनके ऊपर से प्रतिबंध वहां से भी हटाए। कृषि या काश्त एक ही बात है बेटा, काश्तकारी यानी कृषि से संबंधित, ठीक है, ये हो गया। चलो अब लिखो जरा अगला पॉइंटर, पहला लिखो निर्वासन। और निर्वासन का मतलब है छोड़ के चले जाओ, जिला छोड़ के चले जाओ। निर्वासन और नजरबंदी, निर्वासन और नजरबंदी के आदेश रद्द किए। निर्वासन का मतलब होता था छोड़ के जाइए, आप निर्वासित कर दिए गए। दूसरा नजरबंदी, यानी घर में ही आप हैं, जहां भी आप हैं वहां पर नजरबंद है, आप अपने घर से निकल नहीं सकते, बाहर पुलिस बैठी है कि रहिए घर में, लेकिन आप किसी से मिल नहीं सकते, मिलेंगे तो हमारी पुलिस की परमिशन जरूरी है और पुलिस आप पर निगाह रखेगी। अगला लिखो सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़े, अरे सॉरी, बॉक्स में लिखो प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री बोल्ड में लिखना या तो अंडरलाइन कर देना। स्वतंत्र भारत में प्रधानमंत्री, अंडरलाइन या बोल्ड लिखो। स्वतंत्र भारत से पहले, सॉरी, स्वतंत्र भारत से पहले और 1937 के चुनावों के बाद राज्यों के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कहलाते थे, प्रधानमंत्री कहलाते थे। दूसरा लिखो राष्ट्रपति, जैसे प्रधानमंत्री लिखा वैसे लिखो राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति कौन है, इंटरेस्टिंग है। कांग्रेस के अध्यक्ष को राष्ट्रपति कहा जाता था, कांग्रेस के अध्यक्ष को राष्ट्रपति कहा जाता था, ठीक है। इसको बॉक्स को बंद कर दो, ये 2 टर्म इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज नहीं होना है। अब आ जाओ वही पॉइंटर्स पर। सविनय अवज्ञा के समय नौकरी छोड़ने वालों की पेंशन बहाल कर दी गई, ठीक है। उनको पेंशन नहीं दी जा रही थी, उन्होंने कहा नौकरी छोड़ी, अब कोई पेंशन वेंशन नहीं। प्रेसिडेंट तो बताया ना बेटा, कांग्रेस के जो अध्यक्ष हुआ करते थे उन्हें राष्ट्रपति कहा जाता था, ठीक है, राष्ट्रपति कहलाते थे। बॉक्स को बंद कर दो, मेन पॉइंटर्स पर आ जाओ। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय नौकरी छोड़ने वालों की पेंशन बहाल कर दी गई, कॉमा, किसानों की जब्त की गई जमीनें वापस कर दी गई, किसानों की जब्त की गई जमीनें वापस कर दी गई, यानी दंडात्मक कार्यवाहियां, कोई दंड दिया गया कि पेंशन नहीं देंगे या जमीनें जब्त कर लेंगे, वो वापस कर दी गई। किस समय बेटा, 1937, 1937 में नेहरू जी प्रेसिडेंट है, 36 में भी नेहरू प्रेसिडेंट है, 37 में भी। अभी हम लोग आएंगे फैजपुर कांग्रेस की बात करेंगे तब वहां क्लियर हो जाएगा, है ना।
क्या बोला मैंने? हाँ, जब्त की गई जमीनें वापस कर दी गई। ठीक है, फिर लिखो बहाल करने का मतलब है कि फिर से वापस करना। ठीक है ना, फिर से वापस करना टेक्निकल टर्म है, ब्यूरोक्रेसी में जा रहे हो। बहाल और बहाली ये दोनों शब्द बड़े महत्वपूर्ण हैं, बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं। ठीक है, चलो देखो अगला लिखो, सूदखोरों से किसानों की रक्षा। सूदखोरों से किसानों की रक्षा के कानून बनाए गए। सूदखोर याद करो, इतने सालों से जो हो रहा था उसको रोकने की कोशिश है। सूदखोरों से किसानों की रक्षा के कानून बनाए गए। अगला पॉइंट, सिंचाई व्यवस्था का विस्तार किया गया। कांग्रेस ने मजदूरों के लिए भी उल्लेखनीय कार्य किए। डैश लगा दो, इंडेंट में आ जाओ, डैश लगाओ, इंडेंट में पहला सब बुलेट पॉइंट बनाओ। वेतन सहित अवकाश। अभी तो बेटा तुम लोग नौकरी नहीं कर रहे हो, ये टर्म कितना महत्वपूर्ण है इसकी कीमत तो तब पता चलेगी ना जब तुम नौकरी करोगे। 2 चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो वाला जो मसला है ना, वही है कि वेतन सहित अवकाश की कीमत अभी तुम नहीं जानते हो। क्या मतलब हुआ, हम कहीं नौकरी कर रहे हैं, हम नौकरी कर रहे हैं, अचानक से हमें छुट्टी लेनी पड़ गई, घर में कोई बीमार हो गया, कोई बहुत बुरी घटना हो गई, हम खुद बीमार पड़ गए, तो हम अवकाश लेंगे, लेकिन उस अवकाश का हमको वेतन नहीं मिलेगा। तो हम 1 दिन 2 दिन 3 दिन अगर काम करने लायक नहीं रहे तो महीने का बजट खराब हो जाएगा। ठीक है, उस दिन का पैसा नहीं मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, वेतन सहित अवकाश की व्यवस्था होनी चाहिए। भाई मजदूर मनुष्य है, मशीन नहीं है, मशीन भी खराब होती है। तो उसके लिए वेतन सहित अवकाश की व्यवस्था कांग्रेस की सरकारों ने की। बीमार पड़ने पर मदद, कि भाई अगर श्रमिक बीमार पड़ा है तो हमको उसकी मदद भी करनी, सोशल सिक्योरिटी की बात। तीसरा बुलेट पॉइंट, न्यूनतम वेतन, मिनिमम वेजेस। ठीक है, ठीक, मिनिमम वेतन, न्यूनतम वेतन निर्धारण की योजना, न्यूनतम वेतन निर्धारण की योजना कितनी इंपॉर्टेंट है बच्चे। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। न्यूनतम वेतन की अवधारणा, कम से कम इतना वेतन तो होना ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि पता चला कि मजदूर बेचारा खड़ा है, हम 10 बजे जाएंगे अगर चौराहे पर या कहीं जहां पर भी मजदूर मिलता है, तो वहां 10 बजे जो मजदूर खड़ा है उसको डर लग रहा होगा कि आज कोई ले जाएगा कि नहीं। ठीक है, तो वो क्या करेगा, 500 रुपया मजदूरी की बजाय वो कहेगा अच्छा भैया जो देना हो दे दो। नहीं, मनरेगा ने क्या किया, मनरेगा, हम तो मनरेगा ही कहते हैं क्योंकि योजना का नाम बदल के नरेगा कर दो कोई फर्क नहीं। ठीक है, महात्मा गांधी के नाम पर वो नरेगा की योजना आई। उसने क्या किया कि गांव के अंदर एक न्यूनतम जो है मजदूरी का निर्धारण कर दिया कि इतना तो आएगा, इतना तो देना पड़ेगा। जैसे ही गांव के अंदर मनरेगा में मूल्य वृद्धि हुई या श्रम की वृद्धि हुई या श्रम मूल्य की वृद्धि हुई, शहरों में जो ये घर बनाने वाले जो मजदूर शहरों में आप देखते हो उनके पैसे बढ़ गए, क्योंकि वहां से पैसे बढ़ गए तो यहां भी बढ़ गए। तो क्या हुआ, न्यूनतम वेतन निर्धारण की योजना। इसी में अगला इंडेंट, शांतिपूर्ण व कानूनी नीति अपनाने वाले श्रमिक संघों को मान्यता प्रदान की गई। श्रमिक संघों को मान्यता प्रदान की गई। अब इंडेंट से बाहर आ जाओ, मेन वाले बुलेट पॉइंट्स पर मैं इसलिए लिखवा रहा हूं क्योंकि 1947 की कांग्रेस की सरकारों ने क्या काम किए, ये मेन पॉइंट ऑफ व्यू से भी दिमाग में तुम्हारे होना चाहिए। ठीक है, जहां से सवाल ये इस तरीके से फ्रेम हो सकता है कि 1937 की सरकारें स्वतंत्रता संग्राम का क्रियान्वयन थी। ठीक है, तो तुम कहोगे ये था भाई, किसान पीड़ित था उसके लिए योजना, मजदूर पीड़ित था उसके लिए योजना, नागरिक स्वतंत्रता नहीं थी वो दे दी, प्रेस के ऊपर प्रतिबंध थे वो दे दिए, कई सारे संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिए थे वो हटा दिए, पुलिस दमन करती थी वो खत्म कर दिया, स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वालों को जेल में डाला था उनको भी छोड़ दिया। ये सब तुमको वहीं से निकल आता है। इसीलिए मैं तुमको तैयार कर रहा हूं कि यूपीएससी मेंस के लिए कोई सवाल पूछे तुम उसका जवाब दे दो। ठीक है, रेक्टिफिकेशन पे नहीं जाना है, एप्लीकेशन। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, 1-2 क्लासेस में तुमको मैं समझाऊंगा कि जो पढ़ा उससे मेंस का सवाल आएगा तो कैसे करोगे। उसके बाद तुम कहोगे कि जो है यीशु की बल्ले बल्ले करते हुए तुम डांस करोगे। ठीक है, ठीक है, चलो अब लिखो अगला, बंबई सरकार ने औद्योगिक विवाद विधेयक प्रस्तुत किया। औद्योगिक विवाद विधेयक ऐसे पूछ लेंगे कि 1937 में किस कांग्रेस सरकार ने जो है औद्योगिक विवाद विधेयक पारित किया। कठिन सवाल हो गया सर, नहीं होगा, बहुत आसान सवाल होगा तुम्हारे लिए। ठीक है, औद्योगिक विवाद विधेयक पारित किया ताकि हड़तालें और तालाबंदियां, तालाबंदी और हड़तालें भी समझाता हूं, हड़ताल तो तुम जानते हो क्या हुई, ताकि हड़तालें और तालाबंदियां कम से कम हो। बंगाल में कांग्रेस ने
अभी अपोजिशन में है, वहां क्या कर रहे हैं? बंगाल में कांग्रेस ने विपक्ष में रहते हुए जूट मिलों की हड़तालों का समर्थन किया, अगला पॉइंट, रचनात्मक कार्यक्रम जैसे, अच्छा तालाबंदी क्या होता था? मजदूर क्या करते थे? हड़ताल पे चले जाते थे, और हड़ताल के पहले क्या करते थे कि जो फैक्ट्री का ताला होता था, जगह जगह ताले मारते थे, फैक्ट्री के गेट पे मार देते थे ताला और बाहर बैठ जाते थे, इसको कहते थे तालाबंदी। अब वहीं बैठे हड़ताल कर रहे हैं और अंदर ताला बंद, प्रोडक्शन ठप, तो उसको कहा कि भाई औद्योगिक विवाद के लिए पूंजीपति और श्रमिक जो संगठन है दोनों बैठ जाए, विवाद को निपटा लो, ये रोज रोज की हड़तालें और रोज रोज की तालाबंदी ना करनी पड़े, ताकि मजदूरों को कहीं ना कहीं अपनी बात रखने का मौका मिले। अगला लिखो, रचनात्मक कार्यक्रमों जैसे शराबबंदी, शराबबंदी को बढ़ावा, मद्य निषेध या शराबबंदी, ठीक है, गांधी जी इसके खिलाफ है, शराब की दुकानों पर धरना भी हो रहा है और उसकी वजह से कितना समर्थन मिल रहा है इस पर भी बात हो चुकी है, ठीक है। शराबबंदी को बढ़ावा, शिक्षा को प्रोत्साहन, शिक्षा को प्रोत्साहन, ब्रैकेट में लिखना उत्तर प्रदेश सरकार की विद्या मंदिर योजना, उत्तर प्रदेश सरकार की विद्या मंदिर योजना, कोलन लगा देना, ऐसे वाला कोलन, ठीक है, ऐसे जो लगाते हो तुम लोग वो लगाओ, इसी में आगे लिखना गांधी जी की वर्धा योजना, गांधी जी की वर्धा योजना में बच्चों को 7 वर्ष तक, बच्चों को 7 वर्ष तक अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा, ये कहा कि अनिवार्य शिक्षा हो और निःशुल्क शिक्षा हो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सबको पढ़ना ही पढ़ना है और पैसा नहीं देना है, अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान, ठीक है। ग्रामोद्योगों को पुनर्जीवित करना, ग्रामोद्योगों को पुनर्जीवित करना, खादी को प्रोत्साहन, खादी को प्रोत्साहन आदि अन्य उल्लेखनीय काम थे। तो आप ये देख रहे हैं कि बहुत महत्वपूर्ण काम कांग्रेस की सरकारों ने किए। अब ये कहानी थी हमारी 1935 के एक्ट और 1937 की सरकारों की। अब जरा आ जाओ एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज पर, ये सब तो घट रहा है, उसके साथ साथ कुछ और भी चल रहा था जिस पर हमें नजर डाल लेनी चाहिए। जूनी मुझे पता नहीं है बेटा, आपने जो भी तुम्हारे बैच के साथ में जिनमें मतलब तुम्हारी जो टेक्निकल स्टाफ है या जो तुम्हारा कोर्स रिलेटेड जो स्टाफ है या मेंटर्स वगैरह से पूछना, मुझे इसके बारे में पता नहीं है बच्चे। इस बैच से किसी का प्री हुआ है क्या, बताना जरा। इस अभी तुम में से कोई बच्चा अगर पहले से तैयारी कर रहा हो और उसने प्रीलिम्स दिया हो और उसका हो गया, वैसा कोई है स्टूडेंट हमारा, मुझे बताना। अब देखो एक काम क्या चल रहा है, वो ये है कि देश के भीतर कुछ धाराएं और चल रही हैं। हमने बात की थी जब HSRA पढ़ा था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, है ना, HSRA। अच्छा कोई नहीं है तो चलो अगले साल तुम सब प्री निकालोगे, ठीक है। जब हमने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन पढ़ा तो वहीं पर हमने बात की थी समाजवाद की, समाजवाद। तो यानी समाजवाद की बात करते करते एक चीज हमने और देखी थी, ये जो समाजवाद है ये एक ऐसी विचारधारा है कि उसके विचारक होते थे कार्ल मार्क्स, उनसे निकली थी, इसको कहते थे मार्क्सवाद या समाजवाद। भारत में क्या हुआ था, हमने शुरुआती दिनों में देखा कि HSRA का उदाहरण ले तो क्रांतिकारी आंदोलन पर इसका प्रभाव पड़ा था, ठीक है, वो हमने देख लिया था। दूसरी बात हम लोगों ने क्या की थी कि कांग्रेस के अंदर भी नेहरू और बोस, ठीक है, कांग्रेस पर मार्क्सवाद या समाजवाद के प्रभाव का की एक मिसाल है, ठीक है। अभी हम इसी कंटेक्स्ट में दो अन्य प्रवृत्तियों पर बात करने जा रहे हैं। क्या, एक तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी, ठीक है, कांग्रेस के भीतर दबाव समूह, इन्होंने क्या कहा कि कांग्रेस के अंदर एक दबाव समूह बनाना पड़ेगा, तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी बनी। नेहरू बोस जो है इनके नेता बने रहे, लेकिन नेहरू बोस ने समाजवादी पार्टी अलग से नहीं बनाई, ठीक है ना, अलग से नहीं बनाई। अच्छा पॉलिटिकल थियरी में पढ़े होगे तुम लोग मार्क्सवाद के बारे में, बढ़िया। और इसी कॉन्टेक्स्ट में हम बात करेंगे कम्युनिस्ट
आंदोलन की। कम्युनिस्ट आंदोलन, कम्युनिस्ट आंदोलन, कम्युनिस्ट पार्टियां जो है उसके बारे में तुम लोग जानते हो। तो कम्युनिस्ट भी स्वतंत्रता संग्राम में कभी अंदर कभी बाहर, कभी अंदर कभी बाहर ऐसे करते रहे, ठीक है ना, घूम फिर करके आते जाते रहे। लेकिन हमें इसको बहुत अधिक विस्तार से इसमें नहीं जाना है, क्योंकि मार्क्सवाद समाजवाद के बारे में हम पढ़ेंगे जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री में आ जाएंगे, और तुम लोगों ने पॉलिटिकल थियरी में शायद पढ़ा भी हो, ठीक है, इससे परिचित भी हो, ठीक। यहां हम इन दोनों के बारे में बात कर चुके हैं, अब इन दोनों के बारे में हम लोग बात करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अब देखो यहां पर कुछ तथ्य हैं, क्योंकि हमने कहा कि थियरी हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री में समझ लेंगे, क्योंकि वहां जब मेहनत करूंगा ना औद्योगिक क्रांति पढ़ाते हुए और उसके आगे बढ़ते हुए, तब तुमको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा क्या पूंजीवाद क्या है, समाजवाद क्या है, क्योंकि वहां की सारी लड़ाई आगे पूंजीवाद समाजवाद की लड़ाई की। यहां पर कुछ तथ्य हैं जो आपको दिमाग में रख लेने चाहिए, जहां से सवाल आ सकता है। 1920 में, ठीक है, ताशकंद में एमएन रॉय द्वारा कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। इन्होंने कहा कि हम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बना रहे हैं, ठीक है, तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बन गई ताशकंद के अंदर। लेकिन ये क्या था, ये देश में नहीं है, ये कहां है, ये कहां है, ये है विदेश में, ठीक। ताशकंद उस समय था सोवियत संघ में, आज कहां है, उज्बेकिस्तान में, ताजिकिस्तान, ठीक है। उस समय ये कहां था, सोवियत संघ, और सोवियत संघ में कम्युनिस्ट क्रांति हो चुकी थी ना। आज कहां है ये ताशकंद, उज्बेकिस्तान। तो कुल मिलाके यहां पर हमने क्या कहा कि विदेश में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया किसने बनाई, एमएन रॉय। सीधा सीधा तथ्य दिमाग में रख लो, ठीक है। पहली बार वहां हुआ, अब क्या हो गया, पहली बार यहां 1920 में बन गई, लेकिन भारत के अंदर पहली बार कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया किसने बनाई, 1925 में सत्यभक्त ने। ये दोनों फैक्ट्स आपको दिमाग में रखने हैं कि पहले 1920 में जब बनी तो ताशकंद में बनी, विदेश में। 1925 में जब बनी तो कहां बनी, कानपुर में। पूछ लिया कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना कहां हुई, तो कानपुर में हुई, ठीक है। अब क्या हुआ कि पहली मीटिंग में थोड़ा नाम को लेकर झगड़ा हो गया, विचार को लेकर झगड़ा हो गया, पार्टी स्थापना हो गई, लेकिन पार्टी कुछ चली नहीं। तो फिर पीसी जोशी नाम के एक व्यक्ति हुआ करते थे, उन्होंने उसको 1935 में पुनर्गठित किया कि भाई 10 साल हो गए, पार्टी में कुछ काम नहीं हुआ, ये बड़े अच्छे मतलब युवा थे, और मूवी कौन सी है बेटा, बहुत ही मतलब जो है ऊर्जावान युवा थे, 28 साल की उम्र थी 1935 में जब ये बनते हैं पीसी जोशी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव, और उसको वो पुनर्जीवित कर देते, जिंदा कर देते। तो जिंदा करने में क्या होता है, एक अखबार निकालते हैं, साप्ताहिक अखबार, उसका नाम था नेशनल फ्रंट। तो पहली चीज तो यही हो गया कि निम्न में से कौन सा समाचार पत्र जो है कम्युनिस्टों का मुखपत्र हुआ करता था, तो वो था नेशनल फ्रंट, ठीक है, ये आपको दिमाग में रखना है। अब ये जो पीसी जोशी थे, इन्होंने कहा कि केवल विचारधारा की लड़ाई नहीं करेंगे, सांस्कृतिक लड़ाइयां भी हमको करनी है, तो इन्होंने बनाई इप्टा, इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन, इप्टा की इन्होंने स्थापना की 1936 में। फिर प्रगतिशील लेखक की भी स्थापना की 1936 में। लेकिन 1946 में एक लाइन आ गई जिसको कहते हैं पीपुल्स वॉर। ज्यादा नहीं समझना है, जब आप नक्सलवाद को पढ़ते हो, माओवाद को पढ़ते हो, उस संदर्भ में, ठीक है, आपको इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। हुआ क्या, आजादी मिलने वाली है, कम्युनिस्टों ने कहा कि यह आजादी तो अमीरों की आजादी है, बुर्जुआ वर्ग की आजादी है, जनता की आजादी नहीं है, तो हम जनता की आजादी के लिए लड़ाई लड़ेंगे, यानी जन युद्ध करेंगे। तो ये भारत की सरकार से ही युद्ध करने लग गए। तो 1946 से पीपुल्स वॉर या जन युद्ध की लाइन आ गई। समय आपका हो गया है, ठीक है, समय आपका हो गया है। इस क्लास के बाद जो कल की क्लास है उसमें पूरा फोकस